नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट। तो यहां लाग लपेट नहीं, बातें बिल्कुल स्पष्ट होंगी, फैक्चुअल होंगी और एक्चुअल होंगी। खबर के हर मायने से कराएंगे आपका परिचय। सरकार की खबरें, सरोकार की खबरें, खबरों के वो एंगल जो कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। तो अभी पिछले हफ्ते हमने उत्तराखंड के धराली में तबाही देखी थी। पहाड़ से उतरता सैलाब जंगलों को रौंदता हुआ आया और सिर्फ 34 सेकंड में अपने साथ करीब 125 होटल, मकान, दुकान और 100 से ज्यादा लोगों को बहा ले। 10 मीटर चौड़ा खीर गंगा नाले का रास्ता बादल फटने के बाद एक झटके में 30 मीटर हो गया। गंगोत्री के रास्ते में यह तबाही मची थी और उत्तराखंड के धराली में हम अभी जो हुआ उससे संभले भी नहीं थे, बल्कि यूं कहें कि उबरे भी नहीं थे कि अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में वैसे ही दहलाने वाली खबर आई। वहां धराली पार्ट 2 हो गया है समझिए। किश्तवाड़ में चशोती इलाके के में आज बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें सामने आई है और वहां के पहाड़ी नाले में अचानक बादल फट पड़ा, जिससे उठा सैलाब अपने साथ पहाड़ से लाखों टन गाद, चट्टानी मलबा लेकर आया और रास्ते में उसे जो कुछ मिला सबको बहाता हुआ चला गया। 5 किलोमीटर के इस इलाके में इससे बड़ी तबाही आपने देखी नहीं होगी जितनी बड़ी तबाही आज दिखाई दे रही है और असर इसका 15 किलोमीटर दूर तक दिख रहा है। इसीलिए हम इसे धराली पार्ट 2 कह रहे हैं, क्योंकि यहां भी बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान की आशंका है। पहले इसकी वजह जान लीजिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आजकल पहाड़ों में बादल दनादन बम की तरफ फट रहे हैं और क्यों इसका सेंटर पहाड़ी नाले बन रहे हैं और क्या ये ट्रेंड एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है और क्यों इसकी चपेट में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर और नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी सारे राज्य जो हैं वो इसकी चपेट में। इन सब की परतें खोलूंगा, लेकिन पहले किश्तवाड़ में बादल फटने का वीडियो देखिए। ऊपर आसमान में काले बादलों का धुंध दिख रहा है और उसके साथ पहाड़ के नीचे आप देखिए पहाड़ से कितनी तेजी से तबाही वाला सैलाब शोर करता हुआ नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि घाटी में चारों तरफ हरियाली है और उसके बीच होम स्टे, दुकानें, होटल और घरों की भी बसाहट साफ साफ दिख रही है। ये चशोती का इलाका है जो कि किश्तवाड़ के मशहूर तीर्थस्थल मचैल माता मंदिर की यात्रा मार्ग में पड़ता है और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, मां महालक्ष्मी को यहां स्थानीय भाषा में मचैल माता कहा जाता है और इसका इंपॉर्टेंस इस तरीके से समझिए कि अमरनाथ यात्रा के बाद जम्मू इलाके की दूसरी सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है मचैल माता की यात्रा, जो हर साल 25 जुलाई से 5 सितंबर तक चलती है। 15 अगस्त को मंदिर के कपाट खुलते हैं और वहां एक भव्य मेला लगता है। इस बार भी मचैल माता के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में भक्त इस समय यात्रा पर थे और चशोती जो कि मचैल माता यात्रा रूट का एक बड़ा सेंटर है, बड़ा पड़ाव है, यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद जमा थी। जिस समय पहाड़ी नाले में ये उफान आया, बादल फटने की घटना हुई, उस समय वहां हजारों लोग मौजूद थे और यही वजह है कि किश्तवाड़ में बादल फटने की धमक दिल्ली तक सुनाई दे रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जम्मू कश्मीर सरकार से लेकर गृह मंत्रालय तक सारे लोग एक्टिव हैं। वो स्थानीय विधायक भी हैं श्री सुनील शर्मा जी, तो वो बात करना चाह रहे थे बहुत अर्जेंट। तो उन्होंने कहा कि आप मीडिया ब्रीफिंग के बीच में से मेरी बात करवाई जाए। तो बहुत सारे वो बहुत परेशान थे और बहुत अपसेट थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है और ये
जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटने से लंगर वाला जो पूरा इलाका है वो बह गया है और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 22 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि बड़े पैमाने पर लोग लापता बताए जा रहे हैं। यानी ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। किश्तवाड़ के चशोती से आए लेटेस्ट तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। वहां कैसे अफरा तफरी मची हुई है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू किए गए यात्री कैसे कीचड़ से लथपथ दिखाई दे रहे हैं और दहशत में दिख रहे हैं। आप जरा देखिए कि बादल फाड़ सैलाब अपने पीछे कैसी तबाही छोड़ गया, उसकी झलक भी आपको यहां साफ साफ दिखाई देगी। और इसकी वजह से मचैल माता यात्रा जो है वो फिलहाल रोक दी गई है और पूरा का पूरा ध्यान अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पर फोकस किया जा रहा है। और सिर्फ किश्तवाड़ ही नहीं है, आज के दिन बादल फटने की कुल मिलाकर 6 बड़ी घटनाएं हो चुकी। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के अलावा गांदरबल में, उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, किन्नौर और तीर्थन घाटी में भी बादल फटने की घटनाएं हुई और वहां से भी इसी तरह की तबाही वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कें टूट चुकी हैं, मकान दुकान सब ध्वस्त हो गए हैं और बिजली पानी की सप्लाई ठप है। कई जगह छोटे बड़े लोहे के पुल बह गए हैं। बादल फाड़ सैलाब के साथ जो मलबा आया है वो जगह जगह 3 फुट से लेकर और 10 फुट की ऊंचाई तक में जमा हो गया। इससे 15 दिन पहले यानी कि 29 जुलाई को हिमाचल के मंडी में जब बादल फटने की ऐसी ही एक बड़ी घटना हुई थी, एक ही दिन में 14 बार बादल फटने की घटनाएं हुई, तो उसके बाद से देखिए तो एक तरीके से सिलसिला चल पड़ा। पहाड़ों में बादल के फटने की घटनाएं जिस तेजी से बढ़ी है उसका एक आंकड़ा आप देखिए जरा, फिर आप समझ पाएंगे कि इस साल पहाड़ों में ये बार बार बादल फटने की घटनाएं क्यों हो रही है और जो ये घटनाएं हो रही है वो कितनी बड़ी तबाही अपने साथ लेकर आ रही है। हिमाचल में इस साल 20 जून से 14 अगस्त तक बादल फटने की 31 घटनाएं हो चुकी और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इससे 2031 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2000 करोड़ से ज्यादा का। 126 लोग मारे गए हैं और 36 लोग लापता हैं। मंडी, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जैसे जिले इससे सबसे ज्यादा प्रभावित। शिमला में बादल फटने के बाद किस तरह तबाही आई उसकी भी एक तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं। पहाड़ की ऊंचाई पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया। उन्हें सामने से तबाही आती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वो कुछ भी करने की हालत में नहीं। इस वीडियो को जरा देखिए और सुनिए वो क्या कह रहे हैं, फिर आप समझ पाएंगे कि जब बादल फटने की घटना होती है तो वहां मौजूद लोग वो कितने बेबस, कितने बेसहारा होते। पूरा पुल ही तोड़ देगा यार। तो उनकी बातों में, उनकी आवाज में आप उस बेचैनी और उस बदहवाशी को महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से जब कुदरत का कहर टूटता है तो वहां जो मौजूद लोग हैं उनके पास बेबसी से उसे देखने के सिवा कुछ करने का कोई विकल्प नहीं। शिमला में बादल फटने के बाद सैलाब आया तो रास्ते में खड़ी गाड़ियां तिनकों की तरह बहती चली। कुदरत का रौद्र रूप देखकर सब हैरान थे। जो भी रास्ते में था सब बह गया। जो कुछ सामने आया वो सब सैलाब के सामने ध्वस्त हो गया। और जहां जहां सैलाब उतरा, पानी आगे निकला, वहां क्या तस्वीरें हैं, सैलाब गुजरने के बाद की जो तस्वीरें हैं उसको जरा देखिए। सारे घर, दुकान, मकान सब ध्वस्त दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियां मलबे में दफन हैं, कई फीट मलबे में दफन। ये देखो, बाढ़ अपने साथ सब कुछ बहा ले गया और जो बचा रह गया वो किस हाल में है उसकी तस्वीरें देखिए जरा। पूरे इलाके में जो कुछ भी विकास, जो कुछ भी संरचना थी, जो कुछ भी ढांचा था वो सब ध्वस्त हो गया, सब मटिया मेट हो गया। शिमला के ही रामपुर
गानवी गांव की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, जहां हमारे संवाददाता बादल फटने के बाद किसी तरीके से पहुंचे और वहां का मंजर क्या था, जरा देखिए। ये एक बहुत सुंदर आलीशान घर यहाँ बनाया गया है। ये गानवी जगह है, रामपुर बुशहर के पास, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था, घर के सामने सुंदर गार्डन था, एक सड़क थी। लेकिन जब वो सुबह सोकर उठे तो उन्होंने पाया कि सड़क, गार्डन, दुकान सब गायब हो चुका है और जो नदी उनसे काफी दूरी पर थी वो अब उनके घर के आंगन में होकर बह रही है। आप देखिए, ये गानवी खड्ड है जहां बादल फटने की वजह से पानी ने अपना रास्ता बदल लिया है। वो किनारों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाकों में घुस गया है और आप देखिए किस तरीके से पानी घर के अंदर चला गया है। जो निचली मंजिल है इस घर की, उसके अंदर पानी घुसा हुआ है। अब कुछ जलस्तर यहाँ कमरों में आप देखेंगे कम हुआ है, लेकिन अभी भी काफी पानी घर के अंदर है। और घर के ठीक सामने मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे कि पानी की तेज धार बह रही है। और न सिर्फ यह मकान जहां हम खड़े हैं, बल्कि उससे आगे भी मकान, सीढ़ियों की दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से तेज पानी की धार है, बहुत तेज गति से पानी बह रहा है। और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरीके से तेज बारिश होती रहेगी और जो नदी किनारे लोग हैं वो यहां से चले जाएं। फिलहाल कुछ घरों को यहां से खाली करा गया और क्या मकान, क्या दुकान, क्या खेत और क्या खलियाने। तो अब आपको शिमला के फेमस टूरिस्ट प्लेस चायल के साधु पुल की कैंपिंग साइट की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। बादल फटने के बाद अश्विनी नदी का रूप इतना विकराल हो गया कि लोग हैरान थे। बीती रात टूरिस्ट यहां डर के साए में उन्होंने कैसे रात गुजारी। बाढ़ आने के बाद बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपनी जान बचाई और बड़ी मशक्कत के बाद अपनी गाड़ी को बहने से बचा पाई। टाइम्स नाउ नवभारत की संवाददाता पूनम शर्मा की ग्राउंड जीरो से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और समझिए कि ये जो पहाड़ों में जिस तरह से बादल फाड़ तबाही दिख रही है, उसका असर कितना भयावह है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जो है नदी नाले उफान पे है। आपको दिखा देती हूँ किस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं ये अश्विनी नदी है और आप देख सकते हैं ये जो उस तरफ नदी होती थी, कल तक जो है नदी उस तरफ थी और यहाँ पर जो है ये सड़क थी। लेकिन आप देख सकते हैं सड़क भी जो है अब नदी में तब्दील हो गई, पूरी की पूरी सड़क जो है पानी में बह चुकी है। ये सड़क जो है गाँव की तरफ जाती थी। आपको ये भी बता देती हूँ, अभी जो यहाँ पे टूरिस्ट से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि इसी सड़क पे उन्होंने कल रात को जो है अपनी गाड़ी को पार्क किया था। लेकिन अचानक से बारिश बहुत ज्यादा हुई तो एकाएक वो एकदम से आए और उन्होंने अपनी गाड़ी को यहाँ से हटा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं नदी में पानी बढ़ रहा है। गनीमत रही कि उन्होंने टाइमली अपनी गाड़ी को हटा दिया, अदरवाइज जो उनकी गाड़ी थी वो भी बह जाती। अब सवाल यह है कि पहाड़ों में अचानक से इस तरीके से प्रकृति क्यों रौद्र रूप धारण कर रही है और इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, जिस तरह की के हादसे हो रहे हैं, बादल फटने की लगातार घटनाएं हो रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा? अब वो भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है, यानी कि IMD है, उसके मुताबिक इस साल भारत के पहाड़ी राज्यों में 2010 से अगर देखा जाए तो अगर आंकड़ों को देखेंगे तो इस साल जो घटनाएं हुई है उसमें बहुत जबरदस्त उछाल आया है। 2010 से 2025 तक बादल फटने की घटनाओं में करीब 57% की बढ़ोतरी हुई साल दर साल। और इसका मुख्य कारण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बताया जा रहा है, जिसकी वजह से हिमालय में जो औसत तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जो ग्लोबल वार्मिंग के औसत 1.1 डिग्री सेल्सियस से कहीं ज्यादा है। और इसकी वजह से बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होने लगी। उनका कहना है कि जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ेगा, पहाड़ी इलाकों में इस तरीके से बादल फटने की घटनाएं, फ्लैश फ्लड की घटनाएं और ग्लेशियर के टूटने की घटनाएं, ये सारी चीजें, इस तरह के जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनकी संख्या और बढ़ती जाएगी। लेकिन जो बादल जिन इलाकों में बादल फट रहे हैं वो सब पहाड़ी नालों के आसपास ही ये सब घटनाएं क्यों हो रही? क्योंकि जरा ये भी इसको समझने की जरूरत है, बादल कहीं रिमोट एरिया में भी तो फट सकता है, लेकिन जो पहाड़ी नालों के आसपास इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, क्या इसकी भी कोई खास वजह है?
तो पहाड़ी इलाकों में जहां जो पहाड़ी के बीच ऊंची खड़ी ढलान होती है, पहाड़ी नाले ज़्यादातर जो है वो वहीं बनते हैं। और इस इलाके में हवा का बहाव जो है वो सामान्य से तेज होता है। तो बारिश के दिनों में जब गर्म और नम हवा इस इलाके में से गुजरती है तो ये एक तरीके से क्यूम्यूलो निम्बस बादल को पैदा करती है। इसके लिए एक टर्म है जो कि घने और ऊंचे और शक्तिशाली होते हैं और ये अक्सर 10 से 15 किलोमीटर के इलाके में फैले होते हैं। और ये बादल ऊपर उठने के साथ बहुत तेजी से विस्तार में फैलते हैं, जबकि पहाड़ी नाले से गुजरते हुए इनका जो हिस्सा है वो थोड़ा सिमट जाता है, यानी बहुत कुछ त्रिकोण जैसा हो जाता है। और पहाड़ी नाले के इलाके में जब गर्म हवा तेजी से ठंडी हवा से मिलती है तो ये जो बादल होते हैं, यहाँ पर पानी का जो घनत्व है, उसमें जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत बढ़ा देता है। और जब बादल में इसका दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो उसे होल्ड नहीं कर पाता, तो बादल बलून की तरह फट जाता है और पूरा का पूरा पानी एक झटके में नीचे से नीचे गिर जाता है, एक ही जगह पे गिर जाता है। और यही घटना बादल फटना कहलाती है। तो किश्तवाड़ में जो मिचैल नाले के आज जो हम तस्वीरें आपको आज दिखा रहे हैं वहाँ की, और हमने इसी तरीके से धराली की तस्वीरें दिखाई थी, खीरगंगा नाले की, ये जितनी भी घटनाएं आप देखेंगे बादल फटने की, ये ज़्यादातर पहाड़ी नालों के आसपास होती है। और उसकी वजह क्या है वो हमने आपको बताई। हिमाचल में जो 6 जगहों पे आज बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, और हफ्ते भर पहले जैसा कि उत्तराखंड के धराली में हम खीरगंगा नाले की हमने बात बताई, ये पहाड़ों में जो बादल फटने की ज़्यादातर घटनाएं वो इसी वजह से पहाड़ी नालों के आसपास होती हैं। पहाड़ी इलाकों में विकास के लिए आज जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ों में सुरंगें बनाई जा रही हैं, उन्हें काटा छाटा जा रहा है। पेड़ों के कटने से पहाड़ पर मिट्टी की पकड़ कमजोर हो रही, चट्टानें दरक रही। इसीलिए जब बादल फटता है तो सैलाब पहाड़ों पर रुक नहीं पाता और वो मलबे के साथ साथ नीचे आ जाता है। यानी कि बादल फटने की घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन वो इतनी विनाशकारी इसलिए नहीं होती थी कि ज्यादातर वो पानी के सैलाब के रूप में सामने आती थी। पानी का बहाव, तेज बहाव के रूप में वो सामने आती थी, और उसके साथ मलबा और बोल्डर कम होते थे, क्योंकि पहाड़ दरकते नहीं थे, पहाड़ टूटते नहीं थे। लेकिन आज जब पेड़ कट रहे हैं, पेड़ों की संख्या कम हो रही है पहाड़ों पे, तो मिट्टी और पहाड़ का कटाव बहुत तेजी से हो जाता है। और जब ये सैलाब आता है तो अपने साथ साथ पानी के साथ साथ गाद और अपने साथ साथ बोल्डर भी बड़ी मात्रा में लेकर आता है। और इसी वजह से ये जो बादल फटने की घटनाएं आजकल हो रही हैं वो ज्यादा विनाशकारी हो रही हैं, क्योंकि पहले तो पानी आता था और तेजी से निकल जाता। पानी के निकलने के कई दूसरे चैनल्स बने होते हैं पहाड़ों में, लेकिन जो मिट्टी और गाद और बोल्डर होते हैं वो अंततः एक ही तरफ पहाड़ी नाले की तरफ बहता है और जहां से भी गुजरता है वहां सब कुछ तबाह कर देता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं और तेजी से बढ़ने वाली है, और इसके साथ होने वाली तबाही जो है वो भी बढ़ने वाली है। और अगर इसे रोकना है तो प्रकृति के साथ विकास का संतुलन बिठाना हो, वरना हमें इसी तरह की आपदा, इसी तरह की घटनाओं को, हादसों को झेलने के लिए तैयार रहना हो। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ और आपको दिखाते हैं कि ट्रंप और पुतिन की कल होने जा रही बैठक के चलते 80 साल बाद एक बार फिर से यूरोप के टूटने का डर क्यों सता रहा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल अलास्का में आमने सामने बैठेंगे। यह पहली बार होगा जब दोनों नेता अमेरिकी जमीन पर मिले, और इस ऐतिहासिक मुलाकात का सिंगल पॉइंट एजेंडा है
3.5 साल से जारी यूक्रेन जंग को खत्म करने की कोशिश करना। लेकिन इस बैठक के शुरू होने से पहले यूक्रेन जैसे सदमे में, क्योंकि फैसला उसके भविष्य का होना है और उसी को इस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया। लेकिन इस मीटिंग से पहले यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के कई देश भी घबराए हुए हैं, उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इस तरह के जो बड़े बड़े यूरोपीय देश हैं, उनके लीडर्स की सांसें टंगी हुई। उन्हें डर सता रहा है कि 80 साल पहले जो याल्टा में हुआ था वही कहीं अलास्का में तो नहीं होने जा रहा। और ऐसा हुआ तो क्या यूरोप फिर से टूट जाएगा, फिर से दरार पड़ जाएगी, उसमें बिखर जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फरवरी 1945 में सोवियत संघ के याल्टा शहर में 3 देशों यूएसए, यूके यानी कि अमेरिका, इंग्लैंड और सोवियत संघ के नेताओं के बीच एक बड़ी बैठक हुई। और बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन और यूके के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भाग लिया। यूरोप के किसी और देश का नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं था। लेकिन इस बैठक में इन तीनों नेताओं ने मिलकर फैसला जो लिया वो ये था कि जर्मनी को 4 हिस्सों में तोड़ दिया जाए। जर्मनी के इस बंटवारे ने आगे चलकर पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की नींव रखी। यानी याल्टा समझौते ने एक तरीके से यूरोप को डिवाइड कर दिया। और इस समझौते से सबसे ज्यादा फायदा सोवियत रूस को हुआ था, क्योंकि पोलैंड के साथ साथ ज्यादातर पूर्वी यूरोपीय देश जैसे कि हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, पूर्वी जर्मनी, ये सब रूस समर्थित कम्युनिस्ट सरकारों के हवाले कर दिया गया। यहां ज्यादातर देशों में कम्युनिस्टों की सरकारें बनी। इतिहास बताता है कि 80 साल पहले हुए याल्टा समझौते की वजह से यूरोप में लंबे वक्त तक रूस का बहुत बड़ा प्रभाव रहा, दखल रहा। इसीलिए आज यूरोप के देश अलास्का की इस बैठक को भी याल्टा 2.0 के तौर पर देखें, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि फैसला यूक्रेन के भाग्य का होना है और यूक्रेन ही इस बैठक में शामिल नहीं है। और न ही यूक्रेन को लगातार मदद पहुंचा रहे यूरोप के देशों को इस ट्रंप ने न्योता दिया। ऊपर से ट्रंप के जमीन अदला बदली जैसे बयानों की वजह से यूरोप के देशों की आशंकाएं और बढ़ी हुई। यूरोप को डर सता रहा है कि कहीं अमेरिका यूक्रेन के ही इलाकों की सौदेबाजी न कर दे और यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाकों को अगर अमेरिका मान्यता दे देता है तो यूक्रेन को मजबूरन घुटने टेकने पड़ जाएंगे। इसके अलावा यूरोपीय देश इसलिए भी अलास्का मीटिंग को लेकर सहमे हुए हैं क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ट्रंप रूस पर बैन हटाने का भी फैसला ले सकते हैं और यूक्रेन को नेटो से दूर रखने पर भी शायद राजी हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो आगे चलकर पूर्वी यूरोप यानी कि बाल्टिक देश, जिसमें कि खासकर पोलैंड के जैसे देश शामिल हैं, उनके लिए खतरा और बढ़ने वाला। और दूसरी तरफ पुतिन के तेवर से यूरोप के देश इसलिए भी आशंकित हैं क्योंकि स्टालिन को अपना आइडल मानने वाले पुतिन लंबे समय से अमेरिका के साथ एक तरीके से याल्टा 2.0 की मांग कर रहे हैं। पुतिन का एजेंडा किसी से छिपा हुआ नहीं है। पुतिन रूस को फिर से सोवियत संघ वाले युग में ले जाना चाहते हैं। रूस को फिर से उसी तरीके से ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। और उसकी शुरुआत अगर यूरोप में प्रभाव बढ़ाने से होती है तो ये उनके सपने को एक तरीके से एक कदम और बढ़ाने जैसा। तो यूरोपीय देशों को पुतिन का रवैया तो डरा रहा ही है। ट्रंप के अब तक के फैसलों की वजह से भी यूरोप का ब्लड प्रेशर हाई। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें ट्रंप पर भरोसा ही नहीं है कि पता नहीं ये पुतिन के सामने किस बात के लिए राजी हो जाए। और हाल फिलहाल में जैसे रूस ने जिद करके अमेरिका से अपनी बातें मनवाई है, उससे भी यूरोप के देश घबराए हुए। अलास्का से पहले अमेरिका में, तुर्की में और जो पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग प्लान की गई थी, जेलेंस्की भी वहां गए थे, लेकिन पुतिन ने जेलेंस्की के सामने अपने
बेहद निचले स्तर के अधिकारियों को भेज दिया था, जिसके बाद जेलेंस्की को एक तरीके से बेइज्जत होकर लौटना पड़ा। पुतिन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पुतिन का साफ कहना था कि वो जेलेंस्की से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक यूक्रेन घुटने नहीं टेकेगा। तो पिछली बार तुर्की में पुतिन ने एक तरीके से ट्रंप को भी यह मैसेज दे दिया था कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जाए। इसीलिए इस बार खुद ट्रंप ने खुद पुतिन को न्योता दिया है, और वो भी 1-to-1 मीटिंग के लिए, और तब जाकर पुतिन माने हैं। और ट्रंप ने पुतिन को न्योता देने के लिए खास तौर पर अपना एक दूत मॉस्को भेजा। उसके बाद पुतिन इस मीटिंग के लिए राजी हुए। इसके अलावा यूरोप को यह भी दिख रहा है कि एक तरफ ट्रंप रूस पर बैन लगा रहे हैं, टैरिफ पर टैरिफ ठोके जा रहे हैं, और दूसरी तरफ पुतिन से मिलने के लिए भी बेचैन है। अब चाहे नोबेल की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने की ट्रंप की इच्छा हो या यूक्रेन रूस के खनिज पाने के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं अमेरिका को कमजोर स्थिति में दिखाता है। क्योंकि कहां तक तो कल तक तो ये अमेरिका रूस को अलग थलग करने की कोशिश में जुटा हुआ था, और आज उसी रूस के लिए पलक पावड़े बिछाया हुआ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। यही सब देखकर यूरोप एक तरीके से तनाव में है। और यूरोप कितने टेंशन में है, इसका अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि कल यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक खास वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के लिए बर्लिन बुलाया गया। बैठक बुलाई थी जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने, और इस वर्चुअल बैठक में जुड़ने वाले बाकी सदस्यों के नाम भी जरा जान लीजिए। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों। तो यहां बर्लिन में सबने मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक कॉल किया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी उसमें जुड़े, और सभी यूरोपीय देशों ने अलास्का में पुतिन के संग होने वाली बैठक से पहले एक तरीके से ट्रंप को समझाने की कोशिश की कि पुतिन के सामने ढीला नहीं पड़ना, वरना यूक्रेन तो यूक्रेन, कल को पूरे यूरोप को इसका भुगतान करना पड़ सकता है। लेकिन ट्रंप ने इसी बैठक में कहते हुए एक तरीके से बम ही फोड़ दिया कि रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों को जमीन की अब अदला बदली करनी पड़ सकती है। इसके बाद यूरोपीय देशों को एक तरीके से उनके होश उड़ गए। सबने ट्रंप को समझाने की कोशिश की कि 15 अगस्त को उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ होने वाली मुलाकात में ऐसा कोई समझौता नहीं होना चाहिए जिससे यूक्रेन को नुकसान पहुंचे, यूक्रेन की संप्रभुता को खतरा हो। खुद जेलेंस्की भी बोल पड़े कि पुतिन ढोंग कर रहे हैं, उनकी शांति में कोई रुचि नहीं है। इसके बाद ट्रंप को यह भी तो दिखाना था उनको कि वो पुतिन के सामने ढीले नहीं पड़ने वाले हैं, और वो पुतिन से कमजोर नहीं हैं, या पुतिन के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। इसीलिए वर्चुअल बैठक खत्म होने के बाद ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन पर जंग की चेतावनी भी दी, उससे जुड़ी हुई एक चेतावनी भी दी, और कहा कि अगर पुतिन शुक्रवार को होने वाली बातचीत के बाद भी जंग खत्म करने पर राजी नहीं होते हैं तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़े। एक बार ट्रंप को सुनिए जा। Will Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences There will be be? consequences. Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences. तो एक तरफ तो ट्रंप पूरी कोशिश में दिख रहे हैं कि कैसे भी करके वो रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा दें, जो सत्ता में आने के 24 घंटे के भीतर ही रुकवाने का वादा कर रहे थे। लेकिन इसी बीच ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की कोशिशों को नाकाम करने की पूरी साजिश यूक्रेन एक तरीके से उसने तैयार कर ली, क्योंकि अभी रूस यूक्रेन जंग से एक बहुत चौंकाने वाली खबर आ रही। खबर यह है कि यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा ड्रोन हमला कर दिया। यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव ऑन डॉन और बेलगोरोद शहर पर हमला किया है, और उसके कई ठिकानों को टारगेट किया है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। यूक्रेन के हमले में रोस्तोव ऑन डॉन और बेलगोरो में बहुत सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं, और इस हमले में शहर के कई अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचने की भी खबर है।
बेलगोरोड में यूक्रेन ने सरकारी इमारतों को निशाना बनाया है और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस बैठक के पहले यूक्रेन किस तरीके से ट्रंप और पुतिन दोनों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलास्का में पुतिन और ट्रंप की बैठक से 24 घंटे पहले यूक्रेन का जो हमला है, यह एक तरीके से यह साबित करता है कि इसके जरिए यूक्रेन ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई इस तरह की बात पे सहमति ट्रंप जताते हैं जो कि यूक्रेन की संप्रभुता के खिलाफ है, तो ये जरूरी नहीं है कि यूक्रेन इससे सहमत ही। और एक तरीके से हमला ये एक मैसेज की तरह है इस बैठक से पहले। तो क्लियर कट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध दिनेश गौतम के साथ।